जानना चाहते हैं कि हम फिट कैसे रहें, हम अपने वेट को कंट्रोल में कैसे करें और इसके लिए बहुत सारे लोग एक्सपेरिमेंट्स भी करते रहते हैं। लेकिन सही तरीका पता ना होने की वजह से हमारे वो एक्सपेरिमेंट कई बार फेल हो जाते हैं। तो यहाँ आज के सेशन में सबसे पहले तो मैं आपको एक परिभाषा बताऊंगी वेट की। क्या होता है वजन, क्या होता है वेट एक्चुअली, जिस जो आपको कंट्रोल में करना चाहिए। कितना वेट होना चाहिए आपका, आपके एज के अकॉर्डिंग, आपके जेंडर के अकॉर्डिंग और आपकी हाइट के अकॉर्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि वेट का मतलब होता क्या है, वजन क्या होता है। बहुत कुछ होता है और ये एक पूरे प्रपोर्शन में रहता है। मतलब आपकी एज, आपकी हाइट और जो आपकी बॉडी के अंदर विटामिन मिनरल्स पाए जा रहे हैं वो उसकी प्रपोर्शन में प्रॉपर फिट होने चाहिए। दूसरा मतलब होता है वेट का कि आपकी बॉडी के अंदर दो प्रकार का फैट होता है। एक फैट वो होता है जिसे हम नॉर्मल तौर पे मोटापा कहते हैं, और दूसरा होता है फैट फ्री मास। मतलब आपका बॉडी मास जिसको बोलेंगे वो आपका फैट फ्री टोटल रहता है, लेकिन आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी रहता है। तो ये जो हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं यही कहलाती है आपकी प्रॉपर फिटनेस, आपका प्रॉपर बॉडी मैनेजमेंट। ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक फोटो दिखाई दे रहा है। इस फोटो के अकॉर्डिंग आप आराम से समझ सकते हैं कि आपका बॉडी टाइप किस प्रकार का है। बहुत इजीली आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, इससे कोरिलेट कर सकते हैं इससे कि मेल हो या फीमेल हो, ये सबके लिए कॉमन रहता है। तीन प्रकार का बॉडी टाइप होता है हमारी ह्यूमन बॉडी का। एक्टोमॉर्फ सबसे पहले होता है। एक्टोमॉर्फ के अंदर क्या होता है, पूरी बॉडी जो होती है हमारी स्लिम ट्रिम रहती है। आपने कई मेल देखे होंगे जो पूरे स्लिम रहते हैं ऊपर से नीचे तक। कई फीमेल होती हैं जो हमेशा जीवन भर, मतलब उनकी जब उम्र भी हो जाती है वो स्लिम ही रहती हैं, तो उनको कहते हैं एक्टोमॉर्फ टाइप का बॉडी टाइप। दूसरा होता है मेसोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ बहुत कम लोगों को पाया जाता है, लेकिन दूसरा होता है मेसोमॉर्फ। मेसोमॉर्फ टाइप का बॉडी टाइप क्या होता है कि इसमें आपके जो शोल्डर्स होते हैं, आपके जो कंधे वाला भाग होता है वो थोड़ा ब्रॉड रहता है, और बाकी आप जैसे ही आपका वेस्ट वाला भाग आता है वो कम होता है। सबसे बेस्ट बॉडी टाइप जो है ये आपका सेकंड वाला ही है, मेसोमॉर्फ टाइप का बॉडी टाइप। अगर ये बॉडी टाइप आपको दिया है ऊपर वाले ने, तो ये इसको एक गिफ्ट समझ के रखिए, क्योंकि ये बहुत कम लोगों के पास होता है। रेयर बॉडी टाइप होता है ये, मेल फीमेल दोनों के अंदर। और तीसरा बॉडी टाइप जो जनरली हर मेल और हर फीमेल का होता है, मतलब अगर मैं ये बोलूं ना कि ऑलमोस्ट 80 to 85% मेल फीमेल का बॉडी टाइप एंडोमॉर्फ टाइप का होता है, जो तीसरे नंबर का आपको बॉडी दिखाई दे रहा है। एंडोमॉर्फ में क्या होता है, आप ऊपर से नीचे तक फैटी दिखाई देते हो। मतलब आपका चेहरा में भी फैट दिखाई देगा, आपके शोल्डर्स भी ब्रॉड होंगे, आपका वेस्ट साइज भी बड़ा होगा, आप पूरे बॉर्डर मतलब ब्रॉडर दिखाई देते हैं। आप जिसको अगर मैं नॉर्मल भाषा में कहूं तो लोग कहते हैं कि यार ये तो बचपन से ही मोटा है या ये बचपन से ही मोटी है। और ये बॉडी टाइप सबसे ज्यादा मात्रा में इंडिया में पाया जाता है। तो हम लोग क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं ये सेकंड नंबर की जो बॉडी है वैसी बॉडी हम सभी चाहते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जिसे हम बोलते हैं मेसोमॉर्फ टाइप की बॉडी। हम लोगों के लिए सबसे पहले जानने वाली बात यह है कि ये जो बॉडी टाइप है ना, ये आपका जेनेटिक होता है। मतलब ये आपके जन्म से ही आपके साथ में रहता है, और इसी बॉडी टाइप के प्रपोर्शन में हमको अपनी फिटनेस का ध्यान रखना होता है। अगर आप थर्ड टाइप की बॉडी टाइप में हैं, यानी आप एंडोमॉर्फ टाइप की आपकी बॉडी है जिसमें आप बचपन से ही थोड़े गोलू पोलू से चुबी से दिखाई दे रहे हैं, तो आप मेसोमॉर्फ तक आ सकते हैं, सेकंड नंबर की बॉडी टाइप तक आप आ सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहे ना कि हमें फर्स्ट नंबर की बॉडी मिल जाए एक्टोमॉर्फ, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो आपका बॉडी टाइप नहीं है। सिंपल सी बात है। तो हमको एकदम पतला दुबला या एकदम ही श्रिंक होना है ना, तो ये डिपेंड करता है हमारे जेनेटिक्स पर। यानी कि जो हमारे परिवार का एक जेनेटिक होता है, डीएनए होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा बॉडी टाइप चलता है। सबसे पहली डेफिनेशन मैं आपको क्लियर ये करना चाहती हूँ। अब यहाँ पे अगर कोई ये पूछे कि इसका मतलब अगर हमारी थर्ड टाइप की बॉडी है तो क्या हम कभी पतले नहीं हो सकते? पतला होना इज नॉट द थिंग। आप लोगों को फिट होने की जरूरत है, और फिट होने के बाद में जो आपका सेकंड नंबर का बॉडी टाइप है मेसोमॉर्फ,
वहां तक आप जाएंगे तो आप ज्यादा फिट दिखाई देंगे। तो हमेशा पतले होने की तरफ ध्यान मत दीजिए। हालांकि ज्यादातर आजकल आप देखते हैं कि बहुत सारे हमारे सेलिब्रिटी एकदम पहले कुछ और दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर उनने कुछ तो भी एक्सरसाइज करी, डाइट में चेंज किया, या कुछ कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए कि सडनली उनका वेट आपको कैमरे पे कम दिखाई देने लगा और आप ये सोचते हैं कि ये एक्चुअली कम हो गए। तो कभी भी सेलिब्रिटी को देख करके इतना इंस्पायर होने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट थिंग, क्यों? क्योंकि आपको जो कैमरे पर दिखाई देता है ना, वो रियलिटी नहीं होता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि अक्सर सेलिब्रिटी सर्जरीज का, एलोपैथिक दवाइयों का, बहुत सारी चीजों का यूज करते हैं, जिसकी वजह से सडनली उनका वेट गेन होता है, सडनली उनका वेट जो है वो कम भी होता है, और ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। बट उनको करना पड़ता है क्योंकि उनका जो रोजी रोटी का जरिया है वो उनका लुक ही है। तो कभी भी सेलिब्रिटी के लुक के ऊपर आप बिल्कुल भी ना जाएं। आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग अपना फिटनेस रिजाइन जो होता है वो फॉलो करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बात जब होती है मोटापे की, कि मोटापा होता क्या है, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में ओबेसिटी। ओबेसिटी एक्चुअली होता क्या है? देखिए, मोटापा इंसान के अंदर तब आना स्टार्ट होता है जब उसके अंदर जो विटामिन और मिनरल है वो सही मात्रा में नहीं है। मतलब जितना होना चाहिए या तो उससे कम मात्रा में है या उससे ज्यादा मात्रा में है। तो ये ओबेसिटी की मेन डेफिनेशन होती है, मेन उसका कारण होता है कि आपके अंदर जितना प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट ये जिस क्वांटिटी में चाहिए ना, उस क्वांटिटी से या तो कम है या ये ज्यादा है। तब जाकर के आपको ओबेसिटी का प्रॉब्लम होने लगता है। और जो वेट गेन होता है ना आपकी बॉडी में, बहुत ही सारे उसके सरप्राइजिंग रीजन होते हैं। मैं सरप्राइजिंग क्यों कह रही हूँ? क्योंकि वो सुन करके आपको लगेगा कि अरे इस चीज से भी हमारा वजन बढ़ सकता है क्या? लेकिन वजन बढ़ने के बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे कारण, जिसमें एक मेन कारण जो होता है, जो मैं हमेशा जब भी प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन देती हूँ तब भी बोलती हूँ, कभी भी वेट खाना खाने से नहीं बढ़ता। खाना खाने से वेट कभी नहीं बढ़ता है। आपका वेट तब बढ़ेगा जब आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, यानी आपके शरीर का जो पाचन तंत्र है अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहा है ना, तो आपका मोटापा बढ़ने लगता है। क्योंकि जो भी आप खाते हैं वो आपकी बॉडी में स्टोर होता जाता है, वो ना तो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और ना वो आपकी बॉडी से बाहर निकल रहा है, वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में स्टोर होता जाता है। तो आप सबसे पहले अपने डाइजेशन के ऊपर ध्यान दीजिए कि हमारा पाचन तंत्र कैसे काम कर रहा है। और भी कुछ इसके रीजन है, कारण है, जैसे आप समय पर सो नहीं रहे, समय पर जाग नहीं रहे। मिनिमम 6 घंटे की नींद और मैक्सिमम 8 घंटे, यानी 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद आपकी जरूरी होती है रात के समय में। ऐसा नहीं कि आप दिन में 6 से 8 घंटे सो रहे हैं और रात भर जाग रहे हैं तो मोटापा आएगा। आपको रात में 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी है। जितना हो सके अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने की कोशिश करिए। जो तनाव रहता है ना, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करिए। जितना ज्यादा तनाव में रहेंगे उतना ज्यादा आपका वजन बढ़ने की समस्या ज्यादा होगी, क्योंकि जब इंसान तनाव में होता है तो उसका डाइजेशन सबसे पहले खराब होता है। उसके बाद आपकी जो खाने पीने की आदत है उसको थोड़ा समय पर करिए। अगर आप रात में 10 बजे के बाद में कुछ हैवी मील लेते हैं, खाना खाने में कुछ हैवी लेते हैं, जैसे रात के 10 बजे के बाद आप प्रॉपर भारी डिनर कर रहे हैं, दाल चावल सब्जी रोटी और बहुत सारा आप मतलब भूख से ज्यादा खा रहे हैं, तो वो आपकी बॉडी में एज अ फैट कंज्यूम होने वाला है। तो समय पे खाइए और कम मात्रा में खाइए। एक बार आपका पेट भर जाए ना, उसके बाद आपको ओवर ईटिंग करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो छोटी छोटी बीमारियों पे दवाइयां लेते हैं, जैसे अगर सर दर्द हुआ तो तुरंत उन्हें डिस्प्रिन ले लिया, थोड़ा सा भी गर्म लगा, बुखार लगा तो तुरंत उन्हें कुछ मेडिकल पिल्स ले ली। इन सब चीजों से दूर रहिए, क्योंकि एलोपैथिक दवाइयां आपके वजन को भी बढ़ाती हैं और आपकी स्किन को भी खराब करती हैं। जंक फूड तो ऑब्वियसली आप जानते ही हैं कि जो बाहर पिज्जा बर्गर मिलता है वो नहीं खाना है, वो हम सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। थायराइड का एक प्रॉब्लम होता है जिसमें वेट या तो कम होता है या ज्यादा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप फिजिकली कितने एक्टिव है। अगर आप प्रॉपर फिजिकली एक्टिव नहीं है, क्योंकि आपको दिन में कम से कम 100 कदम चलने होते हैं, और वो जो 100 कदम आप चलेंगे ना, वो स्पीड में चलिए, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे चल रहे हैं, नहीं। खाना खाने के बाद आपको कम से कम 100 कदम चलना होता है, ताकि आपने जो खाया है वो अच्छे से आप डाइजेस्ट कर पाए।
फिजिकली एक्टिव होंगे, जैसे कुछ खेल कूद हमेशा करते रहिए। जब भी आप कहीं जाते हैं तो गाड़ी थोड़ा कम चला करके कोशिश करिए, अगर आसपास की जगह है तो आप पैदल ही चले जाएं। जितना आप फिजिकल एक्टिव रहेंगे उतना ही आपका डाइजेशन जो है वो प्रॉपर रहने वाला है। आपके सामने अभी एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा। इस चार्ट में दो तरीके के ब्लॉक हैं। एक है जो लाइट ब्लू कलर का है, दूसरा है जो डार्क ब्लू है। जो डार्क ब्लू है वो फीमेल का रेशियो इसमें दिखा रहे हैं, और जो लाइट ब्लू है वो मेल का रेशियो दिखा रहे हैं। इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि किस उम्र के लोगों में परसेंटेज वाइज जो बॉडी फैट है वो किस तरीके से जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे ज्यादा जो बॉडी फैट है, सबसे ज्यादा जो फैट है वो 60 से लेकर 80 ईयर यानी 60 से लेकर 80 साल की उम्र में आपका बॉडी फैट अपने पूरे लेवल पर रहता है। और इसमें भी आप देखेंगे तो फीमेल का जो बॉडी फैट है वो मेल की तुलना में ज्यादा रहता है। यानी इसका मतलब क्या है, एक 60 साल की महिला का जो बॉडी फैट होगा वो एक 60 साल के पुरुष से ज्यादा रहता है। हालांकि वजन कम होगा लेकिन फैट ज्यादा होगा। अब महिलाओं के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी रहते हैं, जिसकी वजह से 80 साल की उम्र तक जाते जाते उनका बॉडी फैट ज्यादा रहता है। वैसे भी हर उम्र में आप देखेंगे ना, तो हर उम्र में महिलाओं का फैट जो है वो पुरुषों की तुलना में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। हर उम्र में, चाहे वो 12 साल के हों, चाहे वो 40 के हों, चाहे वो 60-70 साल के हों, महिलाओं का बॉडी फैट ऑटोमेटिकली पुरुषों की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगर इसको थोड़ा और ब्रीफ में हम लोग समझें तो आप खुद देखो कि जहां पर एक आदमी 25 से 55 साल की उम्र का है, यानी 25 साल के लड़के से लेके 55 साल की उम्र के आदमी अगर कोई है, पुरुष अगर कोई है, 39%, ऑलमोस्ट 40% पुरुष इस उम्र में ओवरवेट होते हैं। और अगर वहीं मैं महिलाओं की बात करूं तो सिर्फ 29% की महिलाएं इसमें ओवरवेट होती हैं। अगर 55 से ज्यादा की उम्र की बात करूं तो 41% उम्र के लोग जो पुरुष हैं वो ओवरवेट हो जाते हैं, उनका वेट ज्यादा रहता है। और अगर वही महिलाओं की बात करूं तो 32% की महिलाएं जो है वो ओवरवेट में जाती हैं। कहने का मतलब क्या है कि फैट महिलाओं में ज्यादा होता है, वेट कम होता है। और ये फैट और वेट दो अलग अलग चीजें हैं। फैट वो होता है जो आपको दिखाई देता है, वेट वो होता है जो आप नापते हो। वो मशीन होती है ना जिसपे खड़े होते हैं तो वेट दिखाई देता है। तो महिलाओं में वेट जो होता है, वजन जो होता है, कम होता है पुरुषों की तुलना में, लेकिन फैट जो मोटापा दिखाई देता है वो महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है। और ये जेनेटिक होता है, मतलब जीन्स होते हैं, उनके डीएनए होते हैं महिलाओं के, कि उनका वेट कम रहेगा लेकिन फैट ज्यादा दिखाई देगा। वजन कम रहेगा फिर भी वो ज्यादा हेल्दी दिखाई देती हैं पुरुषों की तुलना में। अब इसके लिए अगर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर्स हमको कई प्रकार की दवाइयां, कई प्रकार के थेरेपी और बहुत सारी चीजें सजेस्ट करते हैं। क्योंकि आज के टाइम में अगर मैं डॉक्टर्स की बात करूँ ना, तो दो टाइप के डॉक्टर्स बहुत अच्छा कमा रहे हैं। जिसमें पहले तो आपके वही डॉक्टर्स हैं जो आपका वजन कम करवाने के नाम पे लाखों रुपए कमा रहे हैं, और दूसरे स्किन के जो डॉक्टर्स होते हैं जिन्हें डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं, स्किन के डॉक्टर्स भी बहुत हाई फाई प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, बहुत सारे पैसे लेते हैं आपसे। क्योंकि वेट और स्किन ये दो ऐसे कारक बन गए हैं आज के समय में कि हर इंसान अपनी स्किन अच्छी चाहता है, हर इंसान सुंदर दिखना चाहता है, अपना वेट कम करना चाहता है, तो डॉक्टर्स के पास वो तुरंत भागता है। और अगर हम वेट की बात करते हैं ना, तो दो प्रकार के डॉक्टर हैं हमारे पास सोसाइटी में। दो प्रकार के डॉक्टर्स होते हैं, एक होते हैं डाइटिशियन और दूसरे होते हैं हमारे न्यूट्रिशनिस्ट। ये दोनों अलग अलग टाइप के डॉक्टर हैं। सबसे पहले अगर मैं डाइटिशियन की बात करूं ना, तो डाइटिशियन मेडिकल थेरेपी के थ्रू आपका वेट कम करने की कोशिश करते हैं। मेडिकल थेरेपी के थ्रू मतलब आपको कुछ दवाइयां देंगे खाने के लिए, बोलेंगे ये आप खाना खाने के पहले खाओ, इससे आपको भूख ही नहीं लगने वाली है। जब भूख ही नहीं लगेगी तो आप कुछ खाओगे ही नहीं। इंजेक्शंस वगैरह देते हैं, वो होते हैं डाइटिशियन। दूसरे टाइप के डॉक्टर्स होते हैं न्यूट्रिशनिस्ट। न्यूट्रिशनिस्ट क्या करते हैं कि ये आपकी खाने पीने की आदतों में चेंज लेकर के आते हैं। जैसे न्यूट्रिशनिस्ट आपसे पूछेगा आप दिन भर में क्या खाते हो,
आप बोलोगे कि सुबह हम कुछ तो भी दलिया या पोहा वगैरह खाते हैं या कुछ भी हम नाश्ता करते हैं, दोपहर में हम सब्जी रोटी खा लेते हैं, दाल चावल खाते हैं और रात को भी हम सब्जी रोटी खाते हैं। तो न्यूट्रिशनिस्ट आपको प्रॉपर एक बना करके लिख करके देने वाला है कि आपको किस समय पर क्या चीज खानी चाहिए। एक न्यूट्रिशनिस्ट कभी भी आपको दवाई खाने की या इंजेक्शन लेने की सलाह नहीं देगा। और अगर आप मेरे सजेशन पे जाएं तो मैं डाइटिशियन की जगह न्यूट्रिशनिस्ट को फेवर करूंगी, क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट आपके खाने पीने की चीजों में बदलाव करके आपके वजन को मेंटेन करने की सलाह देते हैं और यही सबसे ज्यादा सही तरीका होता है। डाइटिशियन जो रहते हैं वो आपको वेट लॉस की पिल्स देते हैं, मतलब वो दवाइयां देते हैं जिससे आपका वजन घटने लगे, क्योंकि आपको भूख ही नहीं लगेगी, खाना भी नहीं खाएंगे और उन दवाइयों के बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट साइड इफेक्ट्स होते हैं। सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट जो रहता है स्किन पर दिखाई देता है, आपकी स्किन तुरंत ड्राई हो जाएगी, रैशेज आ सकते हैं, पिगमेंटेशन तक हो सकता है, स्किन पर इफेक्ट दिखता है। इसके अलावा आपका बीपी बढ़ना, डायरिया होना या फिर आपके लीवर और किडनी में प्रॉब्लम होना, आपकी जो हार्ट रेट रहती है, जो दिल के थोड़े कमजोर लोग रहते हैं उनकी हार्ट रेट बढ़ जाएगा। ये सारे प्रॉब्लम जो हैं बहुत कॉमन है जब आप वेट लॉस की पिल्स लेते हैं। तो सबसे पहले वो लोग जो वेट लॉस के लिए किसी प्रकार की कोई दवाइयां खा रहे हैं, दवाइयां यानी मेडिकल दवाई खा रहे हैं, अगर एलोपैथिक दवाइयां खा रहे हैं तो आप प्लीज पहली फुर्सत में वो बंद कर दीजिए, क्योंकि उससे आपका वेट लॉस हो ना हो, लेकिन ये जो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है ना, किडनी, लीवर या एज दिखाई देना, चेहरे पर रिंकल्स आ जाना, आपका बीपी बढ़ जाना, ये प्रॉब्लम तो आपको फॉर श्योर होने वाली है। तो कभी भी इस प्रकार की दवाइयों पर ना जाएं। दूसरे वो लोग जो थोड़े से, मैं कहूंगी कि आर्थिक रूप से समृद्ध रहते हैं, एजुकेटेड रहते हैं, वो डायरेक्ट जाते हैं सर्जरी के ऊपर। आपका वेट कम करना, मोटापा कम करने के लिए आजकल बहुत बड़े बड़े सर्जन हमें मिलते हैं और वो एक सर्जरी का नाम देते हैं जिसे कहते हैं लिपोसक्शन। जिस लिपोसक्शन सर्जरी के अंदर क्या किया जाता है, ये प्रॉपर एक सर्जरी होती है जिसमें आपकी बॉडी में से अंदर कैन्युला को डाला जाता है, पूरा ऑपरेशन किया जाता है और ऑपरेशन से वो आपके बॉडी के फैट को काटते हैं। इस प्रकार का एक सीरीज होता है, मतलब जैसे ऑपरेशन किए जाते हैं ना प्रॉपर, ठीक उसी तरीके से कैन्युला एक सीरीज होता है। कैन्युला क्या करता है, कैन्युला आपके स्किन के अंदर जाता है। सबसे पहली लेयर एपिडर्मिस, फिर डर्मिस और सबसे नीचे की जो आपकी लेयर रहती है डर्मिस के बीच में और मसल्स के बीच में फैट पाया जाता है। यानी सेकेंड लेयर जो डर्मिस है और जो मसल है उसके बीच में जो फैट है, उस फैट के अंदर वो कैन्युला जाता है और धीरे धीरे धीरे, जैसे आपका किचन में मिक्सी चलता है ना, मिक्सर ग्राइंडर, वैसे मिक्सर ग्राइंडर की तरह वो कैन्युला चलता है और आपके फैट को काटने का काम करता है। दैट इज कॉल्ड लिपोसक्शन। ये सर्जरी है, ऑपरेशन है और जो मैं कहूंगी कि बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत कॉस्टली है, ये सर्जरी बहुत महंगी है और उसके साथ साथ बहुत ज्यादा भयानक भी है, क्योंकि कई लोगों की सर्जरी के बाद में जान तक चली गई है, मतलब वो इस दुनिया में ही नहीं रहे। तो लिपोसक्शन की तरफ जाना सबसे ज्यादा गलत है, इसमें आपको इस तरफ बिल्कुल बढ़ना ही नहीं है। अगर आपको अपना वेट कम करना है ना, तो आपको नॉर्मल तरीके से ही अपना वेट कम करना रहेगा। हाँ, थोड़ा सा रुकिएगा, ये मेरा स्लाइड, ओके। सो लिपोसक्शन सर्जरी के साइड इफेक्ट जो मैंने आपको बताया ना कि बहुत भयानक साइड इफेक्ट होते हैं, इससे हो सकता है जान तक चली जाए। बहुत सारे केसेस हैं, आप कभी गूगल करिए, बहुत सारे केसेस मिलेंगे। बट लिपोसक्शन के कुछ और भी साइड इफेक्ट होते हैं। सबसे पहले तो आपकी बॉडी में झुर्रियां और झाइयां आ जाती हैं, जिससे आपकी एज बहुत ज्यादा दिखने लगती है। स्किन में इन्फेक्शन होने लगते हैं, बहुत सारे दाने, रैशेज आने लग जाते हैं और जो आपकी आर्टरीज होती हैं, यानी जो ये रक्त वाहिकाएं होती हैं, इसमें ब्लॉकेज आने लगते हैं, खून के थक्के जमने लग जाते हैं। ये सारे जो साइड इफेक्ट हैं, ये इतने भयानक होते हैं कि आप लाइफ में इन्हीं को डील करते रहते हैं और वेट लॉस की तरफ फिर आपका ध्यान भी नहीं जाता है। तो अगर एक्चुअली आपको जानना है ना कि वेट लॉस आपको किस तरीके से करना है, तो उसके पीछे प्रॉपर रेंज को समझिए। तो वेट लॉस करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी बॉडी का बीएमआई और बीएमआर क्या है। आपको अपनी हेल्थ को मॉनिटर करना पड़ेगा। ये बीएमआई और बीएमआर
बहुत ही कॉमन टर्म है, ज्यादातर लोग हम जानते हैं। अभी मैं आपको इसका प्रॉपर डेफिनेशन देती हूँ कि बीएमआई क्या होता है। बीएमआई का मतलब है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स में क्या होता है कि आपकी जो हाइट है, उस हाइट को आपकी बॉडी के वेट से कैलकुलेट किया जाता है। मतलब आपकी हाइट कितनी है और उस हाइट के अकॉर्डिंग आपका बॉडी वेट कितना है, इस चीज को देख के हुए ही देखा जाता है कि आप ओवरवेट है कि नहीं है। जितना ज्यादा आपका हाई बीएमआई होगा, इसका मतलब होगा उतना ज्यादा आपकी बॉडी में फैट है। जैसे मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा एक चार्ट यहाँ पे दिखा रही हूँ। मान के चलिए, अगर आपकी हाइट, एक मेल है आप, मतलब एक पुरुष है, आपकी हाइट 5'7" है, 5 फुट 7 इंच की हाइट है, पुरुष की बात कर रही हूँ। तो 5 फुट 7 इंच के पुरुष का जो बॉडी वेट है, वजन है, वो 60 किलोग्राम से लेके 74 किलोग्राम, यानी 60 से लेके 74 केजी के बीच में रहना चाहिए, अगर आप पुरुष हैं और आपकी हाइट 5 फुट 7 इंच है। वहीं अगर मैं महिलाओं की बात करती हूँ, तो महिलाओं की नॉर्मल हाइट जो रहती है वो 5'3" से 5'5" के बीच रहती है। मान के चलिए आपकी महिला है और आपकी हाइट जो है वो 5 फुट 3 इंच है, तो 5 फुट 3 इंच की महिला का जो वजन है वो 47 से लेके 57 किलोग्राम तक रहना चाहिए, यानी 47 केजी से 57 केजी के बीच में उनका वजन रहना चाहिए। तो ये कहलाता है आपका बीएमआई, यानी कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वजन रहना चाहिए। इस चार्ट का आप लोग चाहें तो अपने पास हमेशा के लिए एक फोटो रख सकते हैं, क्योंकि इससे बड़ा आसान रहता है। हाइट आप अपने घर में माप सकते हैं और किसी भी मशीन पर खड़े होकर के देख सकते हैं कि अच्छा मैं पुरुष हूं और मेरी जो हाइट है, मेरी जो लंबाई है वो 5 फुट 7 इंच की है और मेरा वजन 65 किलो है। 65 किलो अगर वजन है, 70 किलो वजन है, आप बिल्कुल ठीक हो, आपको वजन कम करने की जरूरत नहीं है। अगर आप महिला हो, आपकी हाइट 5 फुट 3 इंच है और आपका वजन 50 किलो है, आप बिल्कुल फिट हो, आपको वजन कम करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको कहते हैं बीएमआई। इसीलिए मैं जो आपको सलाह दे रही हूँ कि आपको अगर फिट रहना है तो आपको हफ्ते में कुछ काम करने हैं। जैसे हफ्ते में एक बार आपको अपना वजन नापना है। हफ्ते का कोई भी एक दिन ले लीजिए, संडे, मंडे, वेडनेसडे, कोई भी एक दिन ले लीजिए। मान के चलिए आपने मंडे का दिन चुना है या संडे का दिन चुना है, तो आपने एक दिन संडे में अभी वजन ले लिया, अगले हफ्ते आपको संडे में फिर अपना वजन लेना है। इस वजन को नापने का तरीका क्या होता है, सुबह जब आप उठते हैं, फ्रेश होते हैं, तो जो पहली चाय पीते हैं, सबसे पहले तो चाय नहीं पीना, कुछ ब्लैक टी या फिर आप ग्रीन टी वगैरह पीजिए। वो ब्लैक टी या ग्रीन टी पीने के बाद में आप अपना वजन नापो, मतलब बिना कुछ खाए आपको अपना वजन नापना है, कुछ खाना नहीं है नाश्ता करने के पहले। अगर आप चप्पल पहन करके मशीन पर खड़े हो रहे हैं, तो अगली बार भी अगले हफ्ते आपको वो चप्पल पहन के ही मशीन पर खड़े होना है, क्योंकि आप चप्पल पहन के खड़े होंगे तो वो आपकी स्लीपर का भी मशीन वेट लेने वाली है। तो जिस तरीके से आप अपना वजन पहले हफ्ते में मेजर कर रहे हैं, सेम उसी तरीके से अगले हफ्ते में आपको अपना वजन जो है वो मेजर करना है। अब दूसरा टर्म आता है आपका बीएमआर का। एक हुआ बीएमआई जो मैंने आपको बताया, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वजन नापा जाता है। दूसरा टर्म होता है आपका बीएमआर। बीएमआर का मतलब होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। बीएमआर भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना बीएमआई होता है। अब बीएमआर के अंदर क्या होता है, जैसे कि बीएमआई में आपकी हाइट और वेट को नापा जाता है, बीएमआर के अंदर एक चीज और नापी जाती है जिसका नाम होता है एनर्जी लेवल। यानी आपकी उम्र के अकॉर्डिंग और आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपके अंदर कितना एनर्जी रहना चाहिए, उसको कहते हैं बीएमआई, यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट। और ये बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी बीएमआर भी आपकी उम्र पर और आपके जेंडर पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको भी समझिए, जैसे अगर आप पुरुष हैं और आपकी उम्र जो है वो 30 साल से लेके 60 साल के बीच में है, 30 साल से लेके 60 साल के बीच में आपकी उम्र है, आप एक पुरुष हैं, तो आपके अंदर जो एनर्जी लेवल है वो 1600 से लेके 2200 किलो कैलोरी पर डे आनी चाहिए। यानी आपको ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे आपका जो कैलोरी है वो 1600 से 2200 के बीच में है। अगर आप फीमेल हैं और आपकी उम्र 30 से 60 साल के बीच में है,
तो आपको एनर्जी लेवल थोड़ा कम चाहिए, यानी 1200 से लेकर 1800 किलो कैलोरी का खाना आपको एक दिन के अंदर खाना होता है, क्योंकि एनर्जी लेवल पुरुषों की तुलना में महिलाओं को थोड़ा सा कम लेना चाहिए। सो ये अभी आप बोलोगे कि मैडम ये 1200, 1600, 1800 किलो कैलोरी का खाना मतलब हम कैसे देखेंगे कि किसके अंदर कितनी कैलोरीज पाई जाती हैं? तो चिंता करने की बात नहीं है, आगे की स्लाइड में मैं आपको वो भी बताने वाली हूँ कि इसके अकॉर्डिंग आपको क्या खाना पीना चाहिए और कब खाना चाहिए। उससे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि ज्यादातर लोग ये शिकायत करते पाए जाते हैं ना कि अरे हमारा वेट लूज ही नहीं हो रहा, हम कुछ भी कर लें हमारा वजन नहीं कम होता है। इसके पीछे कारण क्या होता है? तो इसके पीछे ना बड़े बेसिक से कारण होते हैं। सबसे पहले एक चीज आप लोग देखिएगा कि जब भी हम लोग वजन कम करना चाहते हैं ना, हम तुरंत एक्सरसाइज करने की तरफ दौड़ते हैं कि अरे एक्सरसाइज करो, साइकिल चलाओ, पैदल चलो, दौड़ो, भागो, रस्सी कूदो, नॉर्मली यही किया जाता है। लेकिन हम सिर्फ एक्सरसाइज की तरफ ध्यान देते हैं, हम क्या खाना खा रहे हैं, उसको हम कब खा रहे हैं, इसकी तरफ हमारा कोई ध्यान ही नहीं होता है। जबकि ऐसा नहीं होता। एक्सरसाइज से आपको केवल 30%, 30% का फायदा मिलता है। बाकी का जो 70% होता है ना, वो डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हो। आप लंच में क्या खा रहे हो, आप सुबह क्या खा रहे हो, आप डिनर में क्या खा रहे हो। 70% पोर्शन आपके खाना खाने के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सरसाइज से केवल 30% का ही आपको फायदा होता है। दूसरी बात ये कि आप जो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जो जनरली एक्सरसाइज को सीरियसली लेते हैं, उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट बन जाता है कि आज हमने एक्सरसाइज कर ली है तो अब 2 दिन बाद वो तुरंत अपना वेट देखेंगे। तो कोई भी रिजल्ट आपको 2 दिन के अंदर नहीं मिलता है। आप ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। एक्सरसाइज भी अगर आपने स्टार्ट करी है तो 6 महीने तक आप उसे कंटिन्यू करो। ये एक्सपेक्ट मत रखो, ये उम्मीद मत रखो आप कि आपका 2 दिन के अंदर वजन कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे बॉडी आपकी एक्सेप्ट करना स्टार्ट होती है। अभी अगर आप ये नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली मोटापा बढ़ता ही है, या आपके बॉडी में फैट जमा होता जाता है। और मोटापे से कितनी सारी बीमारियां होती हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में जितनी भी बीमारी होती है ना, 90% कारण उसका मोटापा ही होता है। मतलब आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जो महिलाएं मां नहीं बन पाती हैं, कंसीव नहीं कर पाती हैं, जिनके घर में बच्चे नहीं हो पाते हैं, उसमें आज के समय में डेटा के अकॉर्डिंग 40% का कारण जो है ना, वो महिलाओं का ओवरवेट होना है। मतलब उनके शरीर में मोटापे का होना है। अगर उनके शरीर में मोटापा है ना, तो कई लड़कियां कम उम्र में भी मां नहीं बन पाती हैं। तो आप खुद ही सोचो, मोटापे की वजह से एक लड़की कंसीव तक नहीं कर पा रही है, तो ये बाकी की जो प्रॉब्लम है, जैसे डायबिटीज हो रहा है, या हार्ट डिसीज हो रही है, या फिर रात में नींद ना आने की बीमारी है, हाइपरटेंशन है, या फिर हड्डियों में किसी प्रकार का दर्द हो रहा है, ये सब बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी मोटापे की वजह से होती हैं। तो मोटापा केवल ऐसा नहीं है कि आपको अच्छा दिखना है इसीलिए हटाना है। मोटापे को हटाने के पीछे का जो मेन कारण होता है, वो होता है आपकी सारी बीमारियों से दूरी। आप जितना फिट रहोगे उतना बीमारियों से दूर रहोगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैं आज आपको ये भी बताऊंगी कि आपको क्या खाना चाहिए और कब खाना चाहिए, क्योंकि आपका खाना पीना 70% डिपेंड करता है आपके वेट को कम करने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप चार्ट बनाना चाहो ना, तो मैं पूरे 1 महीने का चार्ट आपको यहाँ पर दे रही हूँ, वेट लॉस का। वेट लॉस चैलेंज का मैं आपको चार्ट दे रही हूँ कि आपको 1 महीने तक क्या खाना चाहिए, 30 दिन का चार्ट। जैसे ये जो चार्ट आप देख रहे हो, इसमें सबसे ज्यादा पोर्शन जो है वो फ्रूट और वेजिटेबल यानी सब्जी और फलों का है। आप दिन भर में जो खाते हो ना, कोशिश करो सबसे ज्यादा जो पोर्शन है उसमें सब्जी और फ्रूट्स का रखो। और सब्जी और फ्रूट में अगर आप पूछोगे कि कौन सी सब्जी खानी चाहिए, कौन सा फ्रूट खाना चाहिए, तो मैं बोलूंगी जो भी सीजनल, जो मौसम के अकॉर्डिंग सब्जियां आती हैं, जो मौसम के अकॉर्डिंग फल आते हैं ना, वो खाओ आप। ऐसा कोई फल नहीं है, ऐसा कोई सब्जी नहीं है जो आपका मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ा दे। हालांकि बोला जाता है आलू खाने से मोटापा बढ़ता है, या फिर आप जो आम खाते हैं उनसे मोटापा बढ़ता है, ऐसा नहीं है। आलू से मोटापा बढ़ता है क्योंकि आलू के अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लेकिन उस आलू को अगर आप तल के खाओगे,
या फिर आप स्टफिंग में खाओगे तो वो मोटापा बढ़ेगा। अगर एक नॉर्मल सब्जी की तरीके से खाओगे ना तो इतना मोटापा नहीं आता है। आप जितना आपका ज्यादातर पोर्शन जो है वो फ्रूट और वेजिटेबल का होना चाहिए, उसके बाद आपको ध्यान देना है प्रोटीन पर और कार्बोहाइड्रेट पर। कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है आपकी जो खाना है, आपका जो मील है, उस मील के अंदर चावल, गेहूं या नॉर्मल जो सब्जियां हैं जैसे आलू, मैंने बोला ना कार्बोहाइड्रेट रहता है मतलब थोड़ा मोटापा। कार्बोहाइड्रेट का मतलब ही वो होता है कि वो खाने का पोर्शन जिससे थोड़ा सा मोटापा, वजन बढ़ने की शिकायत होती है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं, तो पूरे तरीके से ना तो आपको चावल को अवॉइड करना है, ना गेहूं को अवॉइड करना है, और ना ही आपको ब्रेड या आलू को। आपके शरीर में इन सारी चीजों की जरूरत होती है, तो इसीलिए इनको पूरी तरीके से अवॉइड मत करिए। खाइए लेकिन थोड़ा कम। ज्यादातर आपका पेट जो है वो सब्जी और फलों से भरा होना चाहिए। एक बार उससे भर गया है ना पेट, तो थोड़ी सी मात्रा में आपको चावल भी खाना है, रोटी भी खाना है और आलू वगैरह भी खाना है। फिर आता है तीसरा पोर्शन आपके प्रोटीन का। आपके शरीर में प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। प्रोटीन नहीं होगा ना आपके शरीर में तो एनर्जी ही नहीं होगी। तो प्रोटीन के लिए बहुत सारी चीजों में प्रोटीन पाया जाता है, जैसे दूध में भी पाया जाता है। अगर जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो अंडा, फिश जो रहता है, मछली, मीट, इन सब में पाया जाता है। लेकिन अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, आप वेजिटेरियन हो, तो जो फलीदार सब्जियां होती हैं ना, उन फलीदार सब्जियों में भी प्रोटीन अच्छा पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पोर्शन भी रखना है आपको। और सबसे कम मात्रा में अगर आपको कुछ खाना है तो वो है फैट वाला खाना। एक्चुअली फैट वाला, ये जो काजू बादाम रहते हैं ना, जो ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, उसके अंदर फैट बहुत पाया जाता है। तो अगर आप उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि काजू बादाम को डाइजेस्ट करने के लिए आपके शरीर को बहुत मेहनत की जरूरत होती है। अगर आपके घर में ड्राई फ्रूट है, आप खाओ, बिल्कुल खाओ, लेकिन आपको एक दिन के अंदर 2 से ज्यादा बादाम या 2 से ज्यादा काजू नहीं खाने चाहिए। अगर आप मुट्ठी भर के काजू बादाम खा रहे हो ना, तो यकीन मानो आपके शरीर को बहुत मेहनत की जरूरत है, क्योंकि वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा, वो पचेगा ही नहीं। अगर वो डाइजेस्ट नहीं हुआ तो वो आपके शरीर में बहुत सारा फैट लेकर के आने वाला है। तो छोटी सी बात कि आपको अपना पेट सब्जी और फलों से ज्यादा भरना है, ना कि चावल, गेहूं या दूध या फिर ये काजू बादाम से। आपका कम से कम 60% पेट सब्जी और फलों से भरा हुआ होना चाहिए। दाल खाइए, सब्जी खाइए, फल खाइए, दलिया खाइए, उपमा खाइए, इन सब से आपका पेट भरा होना चाहिए। ओके। अभी मैं आपको एक प्रॉपर सुबह से लेकर शाम तक आपको क्या क्या चीजें खाना चाहिए, किस हिसाब से खाना चाहिए, वो भी बताती हूँ। जैसे जब आप सुबह उठते हो ना, सुबह उठने के साथ में 1 गिलास गर्म पानी लो। उस गर्म पानी के अंदर नींबू निचोड़ो। नींबू जो नॉर्मली पाया जाता है, उस नींबू में आप चाहो तो जो शहद होता है वो शहद मिला लो। शहद नहीं है आपके घर में तो कोकोनट वाटर, जो नारियल का पानी होता है ना, वो भी मिला सकते हो। तो जब आप सुबह उठो, चाय की जगह आप 1 गिलास पानी में, गर्म पानी में नींबू मिलाओ और शहद मिलाओ, वो पियो। उसके बाद थोड़ा सा वॉक करो, थोड़ा चलो फिरो, या हो सके तो थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो। उसके बाद 2 घंटे के बाद आपको ब्रेकफास्ट करना है। मान के चलो आप सुबह 7 बजे जाग रहे हो, 7 बजे आपने 1 गिलास पानी में नींबू डाल करके पिया, शहद डाल के। फिर आप थोड़ा चले, थोड़ी सी एक्सरसाइज करी आपने। उसके 2 घंटे के बाद 9 बजे आपने किया अपना ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ता। नाश्ते में आपको क्या खाना चाहिए? तो नाश्ते में अगर पॉसिबल है तो एक बनाना, जिसे केला होता है ना, वो केला खाइए। क्योंकि एक और सिर्फ एक ही खाइए, हाँ, 1 डजन नहीं खाने, सिर्फ एक केला खाना है। एक केला खाने से क्या होगा कि आपके शरीर में पूरे दिन के लिए जो एनर्जी आपको चाहिए वो प्रॉपर मिल जाएगी। पूरे दिन भर की एनर्जी के लिए सिर्फ एक केला पर्याप्त है, सिर्फ एक केला। हाँ, आप एक केला खा सकते हैं। आप उसके साथ में ग्रीन टी पीजिए। और अगर आपके घर में नाश्ता बनता है, अच्छी, बहुत अच्छी बात है, नाश्ता बनना भी चाहिए। तो उस नाश्ते में पराठा वराठा मत रखिए। उस नाश्ते में प्लेन डोसा, प्लेन इडली, मतलब जितना कम से कम मसाला हो और जितना उबला हुआ हो, वो उबला हुआ चीज आपको खाना है बिना मसाले के। तो आप ये 2-3 तरीके की चीजें, जैसे बना, केला हो गया, ग्रीन टी हो गया, और उसके साथ में डोसा, उपमा, जो थोड़ा उबला हुआ हो, ना कि
तला हुआ या फ्राई किया हुआ मसालेदार नहीं, ये बिल्कुल नहीं खाना। दोपहर में 1 बजे आप लंच करो, 1 से 2 के बीच में दोपहर का खाना खाओ। लंच जब करते हो ना, प्रॉपर चीजें रखो। आपके लंच के अंदर चावल भी होना चाहिए, सब्जी भी होना चाहिए, सलाद की मात्रा बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए, ज्यादातर सलाद की मात्रा होनी चाहिए। सिर्फ 2 रोटी खाओ उसके साथ में, और सब्जी दही प्रॉपर, यानी कि सब्जी, दाल, चावल, रोटी, दही और सलाद, ये 6 चीजें आपके भोजन के अंदर दोपहर के समय में रहनी चाहिए। पर चावल की मात्रा बहुत कम और रोटी सिर्फ 2। ज्यादातर चीजें क्या होनी चाहिए, सब्जी होनी चाहिए, सलाद होना चाहिए और दाल होना चाहिए, और दही खाओ साथ में। ज्यादातर लोग सर्दियों के दिन में दही खाना बंद कर देते हैं, मत करो। दही से जुकाम या सर्दी नहीं होती है। दही आपके अंदर बैक्टीरियाज को हटाने में काम आता है, आपकी स्किन को क्लियर करने में काम आता है, और आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोनल अफेक्शंस होते हैं, उनको काम करता है। तो दही आपको 12 महीने खाना चाहिए। भले ही गर्मी में ज्यादा खाइए, सर्दी में कम खाइए, पर खाइए जरूर। दिन में 1 बार आप दही खाइए, स्किन की प्रॉब्लम भी खत्म होती है। शाम के समय में 4 से 5 बजे के टाइम में जब आपका चाय पीने का मन होता है ना, तो उस चाय की जगह आप ग्रीन टी पियो, और ग्रीन टी के साथ में आप कुछ भी अंकुरित अनाज खाओ, सलाद खाओ उसके साथ में। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अभी बारिश आने वाली है, तो बारिश के दिनों में तो पकौड़ी बना लो, चाट बना लो, भजिए बना लो। वो गलती मत करिए, क्योंकि वो भजिए, चाट, पकौड़ी आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर बहुत ज्यादा क्रेविंग होता है, मन होता है, तो मंथ में 1 बार खा लो अपनी क्रेविंग के लिए, लेकिन उसको रोज रोज का काम मत बनाओ, क्योंकि आपकी स्किन भी खराब होगी, और स्किन से ज्यादा आपके शरीर की बहुत सारी प्रक्रियाएं उससे खराब होती हैं। सबसे ज्यादा तो आपका डाइजेशन खराब होता है। तो तला हुआ, पका हुआ, मसालेदार आप स्पेशली बारिश के दिन में बिल्कुल मत खाइए। और रात में 9 बजे के पहले, 7 बजे से लेके 9 बजे तक, 9 बजे के पहले किसी भी हाल में डिनर कर लो, किसी भी हाल में। जितनी जल्दी आप रात का खाना खाओगे ना, उतना आपके शरीर के लिए अच्छा रहेगा। अगर पॉसिबल है, मुमकिन है, तो शाम को 7 बजे आप रात का खाना खा लो। और उस खाने में आपको क्या खाना है, दाल ले लो या सूप ले लो। जनरली हम लोग सूप नहीं पीते हैं, दाल वगैरह तो बनता ही है घर में, तो आप बस 1 कटोरी दाल पी लो, सलाद खा लो, एकदम हल्का, एकदम लाइट वेट। आपको जो भारी खाना खाना है ना, वो दोपहर में खाना है, 1 बजे से लेके 2 बजे के बीच में। बाकी वो भारी खाना रात में तो बिल्कुल नहीं खाना है। और सुबह उठ करके वो गर्म पानी में नींबू डाल के पी के थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लो, या थोड़ा चलो फिरो, थोड़ा सा घूमो आसपास के एरिया में, तो आपकी बॉडी पूरी तरीके से यहाँ पे फिट रहेगी। अगर जो मैं कह रही हूँ ना, थोड़ा एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज करिए, लेकिन अगर आपने कभी लाइफ में एक्सरसाइज करी ही नहीं है, तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आप जिम में चले जाओ। जिम में जाने की जरूरत नहीं है अगर आपने जीवन में कभी एक्सरसाइज नहीं करी है। या जो मेरे यहाँ पर सीनियर सिटीजन बैठे हुए हैं, उनके लिए भी मैं सलाह दूंगी। उनको क्या करना है, आप मतलब जो अगर आप स्टार्टिंग में नए हैं और आपको नहीं पता क्या एक्सरसाइज करनी है, सबसे आसान एक्सरसाइज है वॉक करिए, चलिए, चलिए बस। आप रोज का टाइम बनाइए कि आधे घंटे मुझे चलना है, और सुबह और शाम 2 वक्त आप चलिए, आधे आधे घंटे सुबह शाम चलिए। अगर आपकी उम्र ठीक है, कोशिश करिए साइकिल चलाइए, या आप रस्सी कूदिए। अगर आपको तैरना आता है तो आप तैरा करिए, और अगर पॉसिबल है तो योगा करिए। आप अपने घर में बैठ करके योगा कर सकते हैं। सबसे अच्छा योगा होता है वो जो अनुलोम विलोम होता है, सूर्य नमस्कार होता है। ऐसे योगा करिए जिसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आपका जो पूरा तंत्र होता है ना शरीर का, वो पूरा रिफ्रेश हो जाता है। योगा करिए। अगर योगा नहीं कर सकते हैं, सीढ़ियां होंगी, सीढ़ियां आप लोग जहां भी जाते हैं सीढ़ियां पाई जाती हैं, अक्सर हमारे घरों में भी रहती हैं। सीढ़ियों पे चढ़िए, उतरिए सीढ़ियों पे। अगर जल्दी जल्दी मत करिए, अगर नहीं हो पा रहा है तो जल्दी जल्दी मत करिए। आप धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़िए उतरिए, लेकिन कम से कम 3 से 4 बार दिन में सीढ़ियां चढ़िए उतरिए। और अगर आपकी उम्र है, आप कर सकते हैं, तो वो जरा तेज स्पीड में सीढ़ियां चढ़िए उतरिए। इतना भी अगर आप कर लेंगे ना, तो भी आपको किसी जिम में जाकर के पसीना बहाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। बस ये आपको डेली करना है। ऐसा नहीं आपने एक दिन कर दिया और 4 दिन आराम हो रहा है, ये आपको डेली रूटीन में करना है। इससे क्या होगा, आप बोलोगे कि आप हमको पतला होने की ट्रिक बता रहे हो। नहीं, मैं आपको पतला होने की ट्रिक नहीं बता रही हूँ, मैं आपको फिट रहने की ट्रिक बता रही हूँ। इससे ना कि सिर्फ आपका वजन कम होगा,
इन चीजों को करने से सबसे पहली चीज क्या होगी, आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा। मेटाबॉलिज्म जितना इंप्रूव रहता है ना, आपका शरीर उतना स्वस्थ रहता है, आप बीमारियों से दूर रहते हो। आपको जो आए दिन छोटी छोटी बीमारियां लगी रहती हैं वो दूर हो जाती हैं, एकदम रिलैक्स महसूस करते हो। आपकी दिमाग की जो शक्ति होती है ना वो बढ़ जाती है। दिमाग की शक्ति क्यों बढ़ती है, क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत भी चल फिर रहे हैं, थोड़ा आप योगा कर रहे हैं या सीढ़ियां चढ़ उतर रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं ना, तो आपके दिमाग का जो पावर होता है वो बढ़ जाता है। उसकी वजह होती है आपके माइंड में से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम होता है एंड्रोमॉर्फिन। एंड्रोमॉर्फिन क्या करता है, आपको खुश रखता है। आप बोलोगे ना कि अरे खुश होने की कोई वजह ही नहीं है, खुश होने की कभी वजह होती ही नहीं है। खुश होना आपके हार्मोनल चेंजेस पर डिपेंड करता है। अगर आपका दिमाग एंड्रोमॉर्फिन रिलीज करेगा तो आप कितनी भी बड़ी गहन से गहन समस्या हो जाए, आप हमेशा अच्छा महसूस करोगे। आपका दिमाग आपको सिग्नल देगा कि सब ठीक है, ऑल इज वेल वाला सिग्नल देने वाला है। लेकिन अगर एंड्रोमॉर्फिन रिलीज नहीं हो रहा है ना यहाँ से, तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि आपको छोटी सी छोटी प्रॉब्लम भी ना बहुत बड़ी दिखाई देने लगेगी और आप उसी टेंशन में घुलते रहोगे और आपको आए दिन बीमारियां लगी रहेंगी, कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, आपको भूख नहीं लगेगी, आप बीमार बीमार महसूस करोगे। तो ये सारी जो चीजें होती है ना, ये डिपेंड करती है कि आप फिजिकली कितना एक्टिव हो। इसीलिए मैं कह रही हूँ थोड़ा चढ़िए उतरिए, ब्लड प्रेशर भी आपका नॉर्मल रहेगा, भूख भी आपको खुल करके लगेगी और आप नॉर्मल जो आपकी दिनचर्या होती है उसको अच्छे तरीके से खा पाएंगे। मैं आपको बात बोली थी अभी कि एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिव होने से भी ज्यादा जरूरी कुछ होता है, और वो होता है आप जो खा रहे हैं उसके ऊपर। क्योंकि आजकल हम जो खाने खाते हैं ना, जो सब्जियां या सलाद खाने की सलाह मैं आपको दे रही हूँ, हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं आज के समय में कि ये सब्जी भाजी फ्रूट किस तरीके से पैदा हो रहे हैं। कितना सारा खेतों में यूरिया, पेस्टिसाइड्स, केमिकल डाला जा रहा है और उसकी वजह से हमारी सब्जियों में वो टेस्ट नहीं है, वो सुगंध नहीं है, वो चीजें नहीं मिल रही हैं जो मिलनी चाहिए। इसीलिए हमको डाइटरी सप्लीमेंट का थोड़ा सा साथ सपोर्ट लेने की जरूरत होती है। अभी डाइटरी सप्लीमेंट क्या होता है? डाइटरी सप्लीमेंट खाने का वो पोषक पदार्थ होता है जिसमें वो न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो आपके खाने की चीजों में होना चाहिए पर नहीं है। दाल के अंदर जितना प्रोटीन चाहिए वो प्रोटीन है ही नहीं, क्योंकि केमिकल से बनी हुई चीज है वो, है ना। आपकी सब्जियों के अंदर जितना विटामिन होना चाहिए, मिनरल होना चाहिए, वो है ही नहीं, क्योंकि पेस्टिसाइड डाला जा रहा है खेतों में, यूरिया डाला जा रहा है तो इसीलिए घर का खाना खाने के बाद भी हम बीमार हो रहे हैं। तो डाइटरी सप्लीमेंट कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो आपको वो न्यूट्रिशन देते हैं, जो इस न्यूट्रिशन की आपके शरीर को बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है और आपको फिट रखने में बहुत सहयोग देता है। और अब जो मैं आपको न्यूट्रिशन वाले प्रोडक्ट बताऊंगी ना, वो कोई दवाई नहीं है, किसी भी प्रकार का एलोपैथिक इलाज नहीं है, किसी भी प्रकार का डॉक्टर का चीज नहीं है, कोई केमिकल नहीं है। वो कुछ घरेलू चीजों से मिलकर के बनाए हुए प्रोडक्ट हैं जो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। ये वो प्रोडक्ट है नेचुरामोर के, जो नेटसर्फ आपको ला करके देती है आपके वेट को मेंटेन करने के लिए। जैसे पहला प्रोडक्ट हम जो आपके लिए लेकर के आए, प्री मील न्यूट्रिशन, ये एक प्रोटीन पाउडर है ना। अभी प्री मील न्यूट्रिशन के अंदर 23 प्रकार के पोषक तत्व मिलाए गए हैं, जिसमें जैसे नॉर्मल पोषक तत्व हैं, जैसे काली मिर्ची है, जीरा है, अदरक है, और ये वो पोषक पदार्थ होते हैं जो आपके डाइजेशन को अच्छा करते हैं। मैंने अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले कि आपका वेट बढ़ने का कारण जो होता है वो आपका पाचन तंत्र ठीक ना होने की वजह से होता है। तो ये आपका पाचन तंत्र ठीक करने का काम करता है, डाइजेशन अच्छा कर देता है। प्री मील न्यूट्रिशन का प्रोटीन पाउडर लेने का सबसे सही तरीका क्या है? इसको आपको दोपहर में जो आप खाना खाते हो उससे 1 घंटे पहले, मिनिमम 1 घंटे पहले आपको पानी में घोल के पीना है। 1 गिलास पानी लो, 1 चम्मच उसके अंदर ये प्रोटीन पाउडर डालो और पी लो, और उसके 1 घंटे बाद आप खाना खाओ। इससे क्या होगा, प्री मील न्यूट्रिशन का प्रोटीन पाउडर जैसे ही आपके शरीर में जाएगा, सबसे पहले आपका पाचन तंत्र खोल देगा, आपके लीवर को सुधारने का काम करता है, ताकि आप उसके बाद जब खाना खाते हो ना तो वो फैट में तब्दील नहीं होगा, वो बहुत जल्दी आपको डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा।
अब सवाल ये उठता है कि किस प्रकार का पानी में पीना है, तो नॉर्मल पानी में, गर्म पानी में पीने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल पानी में पीजिए आप, जो आपका पानी पीने का रहता है उसी में। कुछ भी इसमें मिलाने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोई भी शक्कर, मसाला, नमक कुछ मत मिलाइए। सिंपल 1 चम्मच 1 गिलास पानी में घोलिए और पीजिए, और 1 घंटे बाद अपना दोपहर का भोजन लीजिए। उसके बाद प्रोडक्ट जो है वो है न्यूट्री लीवर और इजी डिटॉक्स। न्यूट्री लीवर और इजी डिटॉक्स आपको कब खाना है? खाना खाने के बाद में एक एक टैबलेट आपको ये खानी, खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद, हाँ एकदम तुरंत नहीं, 1 घंटे बाद। इसको भी आपको पानी से ही लेना है, दूध वगैरह किसी से नहीं लेना, गर्म पानी से नहीं लेना, बिल्कुल नहीं। 1 घंटे बाद आप लीजिए न्यूट्री लीवर। आप अच्छे से पता है कि न्यूट्री लीवर का काम है आपके लीवर को तंदुरुस्त करना। आपका लीवर जितना हेल्दी रहेगा उतना आपका डाइजेशन प्रॉपर रहेगा। इजी डिटॉक्स क्या करता है? इजी डिटॉक्स का काम होता है आपके शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, यानी जितनी भी गंदगी होती है, उसको दूर करने का काम इजी डिटॉक्स का होता है। ज्यादातर लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, जैसे सुबह प्रेशर ही नहीं बनता। अब अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, प्रेशर ही नहीं आ रहा है, तो आप सोचिए उसके शरीर में कितनी गंदगी जमा होती जा रही है। इजी डिटॉक्स उस गंदगी को निकालने का ही काम करता है, ताकि आपके शरीर में अगर किसी भी प्रकार की गंदगी है तो वो निकल जाए और आपका शरीर अंदर से पूरा क्लियर हो जाए। और तीसरी चीज यहाँ पर जो मैं आपको बता रही हूँ वो है आपकी ग्रीन टी। जब भी आपका चाय पीने का मन